हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब वीडियो चैनल गार्गी ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम रीट प्रतियोगी भर्ती परीक्षा जो है उसमें राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो नया पाठ्यक्रम जारी किया गया है उसमें कुछ नए टॉपिक्स को ऐड किया गया है। और सबसे पहले हम वीडियो की जो सीरीज अब आज से प्रारंभ कर रहे हैं उसमें उन्हीं नए टॉपिक्स के ऊपर सबसे पहले डिस्कशन करेंगे। और मेरा प्रयास रहेगा कि आप लोगों को 31 जनवरी से पूर्व तक इन समस्त नए जोड़े गए टॉपिक्स के वीडियोज जो है वो उपलब्ध करवा सकूँ और इसके बाद आप फरवरी, मार्च और अप्रैल के माह में उसका भरपूर रिविजन उन चीज़ों का कर सकें। तो सबसे पहले इसी श्रृंखला में हम आज शुरू करेंगे भारत में बैंकिंग प्रणाली जो है, बैंकिंग सिस्टम जो है वो किस प्रकार का है और किस प्रकार से उसका डेवलपमेंट या किस प्रकार से उसका विकास हुआ है भारत में, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप मेरे इस YouTube वीडियो चैनल पर नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज आपकी YouTube स्क्रीन पर जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है आप उसको प्रेस कर लीजिए और उसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल जो है, घंटी का जो निशान है, उसको दबाना न भूलिए ताकि मेरे वीडियो के अपडेट रोजाना लगातार आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भारत में बैंकिंग प्रणाली। देखिए, सबसे पहले हम थोड़ी सी चर्चा ये कर लेते हैं कि आखिर बैंकिंग प्रणाली की जरूरत कहां पड़ती है और किस संरचना का हिस्सा है बैंकिंग सिस्टम जो है। अगर मैं शॉर्ट में आपको कहूं कि किसी भी देश की जो वित्त व्यवस्था जो होती है या किसी भी देश का वित्त बाजार जो होता है, फाइनेंशियल मार्केट जो होता है, उसके अंदर दो प्रकार की वित्तीय क्रियाएं हमेशा चलती है। कुछ वित्तीय क्रियाएं जो होती है वो बहुत थोड़े समय के लिए होती है, उनको हम अल्पकालिक प्रकार की क्रियाएं बोलते हैं। और इसके विपरीत कुछ ऐसी क्रियाएं होती है जो लंबे टाइम के लिए चलती है, उनको हम दीर्घकालिक प्रकार की फाइनेंशियल एक्टिविटीज बोलते हैं, वित्तीय क्रियाएं बोलते हैं। अल्पकालिक जो क्रियाएं होती है ये अधिकतर जिस सिस्टम के अंदर कंप्लीट होती है वहां पर हमारे पास ज्यादातर मुद्रा का विनिमय शामिल होता है, यानी मुद्रा का लेन देन शामिल किया जाता है। और ये लेन देन जिस वित्तीय संस्था के माध्यम से कंप्लीट होता है या पूरा होता है उसको हम बोल देते हैं बैंक की संज्ञा। तो बैंक जो है वो एक तरीके से वो वित्तीय संस्था है जहां धन या मुद्रा जो होती है उसका क्या होता है, अल्पकालिक लेन देन होता है। लेन देन से हमारा मतलब है कि जो जमाकर्ता होते हैं वो अपनी पूंजी बैंक के अंदर जमा करवाते हैं और जब भी उनको आवश्यकता पड़ती है, जब भी उनकी मांग होती है, तब बैंक उनको वापस क्या करता है, वो पूंजी उपलब्ध करवाने का कार्य करता है। इसके साथ साथ जो जमाकर्ताओं की पूंजी है उसको बैंक क्या करेगा, ऋण या लोन के रूप में दूसरे व्यक्तियों को देगा। धन जो है, मुद्रा जो है, उसको गतिशील बनाने का काम जो है, उस मुद्रा का अच्छे से अच्छा कुशलतम उपयोग करने के लिए जो हमारे पास वित्तीय संस्था है वो हमारे पास किसके रूप में, बैंक के रूप में। इसके विपरीत अगर हम आगे बात करें तो दीर्घकालिक क्रियाओं के अंतर्गत जो हमारे पास बाजार शामिल है, वित्तीय बाजार, उसको हम बोलते हैं पूंजी बाजार के रूप में। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें तो किसी भी देश का जो शेयर मार्केट है या जो स्टॉक मार्केट है, वो स्टॉक या शेयर मार्केट जो है वो उसमें होने वाली जो वित्तीय क्रियाएं हैं वो लंबी टाइम के लिए होती है, दीर्घकालिक प्रकृति की होती है, इसलिए हम उसको किसका रूप बोल रहे हैं, पूंजी बाजार का। तो ये दोनों क्रियाएं समानांतर अर्थव्यवस्था के अंदर चलती रहती है, बैंकिंग क्रिया और दूसरी पूंजी बाजार से संबंधित क्रिया। अब हमारा जो सिलेबस का पार्ट है वो रहेगा बैंकिंग सिस्टम, कि बैंक जो है ये क्या करेगा और इसके प्रकार या इसकी संरचना किस प्रकार की होगी उसके बारे में हमें बात करनी है। तो अगर भारत में बैंकिंग प्रणाली का इतिहास सबसे पहले हम देखें कि बैंकिंग प्रणाली भारत में शुरू कैसे हुई, तो अगर अपने देखें तो बैंकिंग प्रणाली की शुरुआत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटेन के द्वारा स्थापित की गई थी, वहां के व्यापारियों के द्वारा स्थापित की गई थी। उसी कंपनी के अंदर जो यूरोपीय व्यापारी भारत आए थे मर्चेंट बनकर, उनको यह आवश्यकता फील हुई कि जैसे यूरोपियन पद्धति के अंदर बैंकिंग सिस्टम चलता है वैसा ही सिस्टम जो है वो भारत में भी ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्ट करे। तो इसी क्रम में सबसे पहले सन 1770 ईस्वी के अंदर कलकत्ता में एक बैंक स्थापित होता है। यह बैंक जो था ये पूरी तरीके से यूरोपियन पद्धति और यूरोपीय लोगों के द्वारा स्थापित किया हुआ बैंक था, जिसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से, BOH अपने शॉर्ट में इसको बोल सकते हैं। भारत में स्थापित होने वाला पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से कलकत्ता में स्थापित हुआ सन 1770 में। तो अलेक्जेंडर एंड कंपनी के नाम से एक कंपनी थी ब्रिटेन व्यापारियों की, उसके द्वारा इस बैंक को स्थापित किया गया। लेकिन यह बैंक जो है वो भारत में ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ, फेल हो जाता है। इसके बहुत लंबे टाइम तक भारत में बैंकिंग इतिहास नहीं मिलता है। 1860 ईस्वी में ब्रिटेन सरकार के द्वारा भारत के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक बैंकिंग एक्ट पारित किया जाता है, बैंकिंग एक्ट 1860 बोलते हैं उसको। और इस बैंकिंग एक्ट के तहत भारत में रहने वाले जो यूरोपीय व्यापारी थे और भारत के व्यापारी जो थे उनके लिए सीमित देयता के आधार पर, लिमिटेड
उधारी पूंजी के आधार पर बैंक स्थापित करने की छूट जो है वो दी गई थी। सीमित देयता या संयुक्त पूंजी बैंकिंग अधिनियम हम इसको बोलते हैं। यह 1860 के अंदर ब्रिटेन सरकार के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए पारित किया जाता है और इसी एक्ट के अंतर्गत एक लंबे टाइम के बाद में भारत में पुनः बैंकिंग व्यवस्था की शुरुआत होती है और सबसे पहले इसी एक्ट के अंतर्गत सन 1865 के अंदर इलाहाबाद बैंक की स्थापना होती है। इलाहाबाद बैंक की स्थापना, यह बैंक जो है वो भारतीयों के या भारत के अंदर स्थापित जरूर हुआ था, लेकिन इसके अंदर भी पूंजी जो है वो यूरोपीय प्लस भारतीय दोनों लोगों की लगी हुई थी एक तरीके से, लेकिन इसका पूरा संचालन जो है वो यूरोपीय पद्धति से अभी भी हो रहा था। भारतीयों ने इसमें हिस्सेदारी जरूर प्रस्तुत की थी बैंकिंग निर्माण के अंदर, लेकिन पूरी तरीके से संचालन और नियंत्रण जो था वो लगभग इसका था, यूरोपियों का था। इसके बाद में सन 1880 के अंदर भारत में दूसरा बैंक स्थापित होता है एक और, जिसका नाम था अवध कमर्शियल बैंक के नाम से। अवध कमर्शियल बैंक के नाम से यह भारत में स्थापित होने वाला, कहने का मतलब पहला स्वदेशी बैंक माना जाता है। पहला स्वदेशी बैंक माना जाता है। स्वदेशी इसलिए माना जाता है कि इसमें पूंजी तो यूरोपीय और भारतीय दोनों ने लगाई थी, लेकिन इसका संचालन जो है वो एक तरीके से दोनों के मिलकर किया जा रहा था। मुख्य नियंत्रण जो था वो भारतीय मर्चेंट या व्यापारियों के पास था। इसलिए अवध कमर्शियल बैंक जो था वो भारत का पहला स्वदेशी बैंक हम बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें लगाई जाने वाली अधिकांश पूंजी और इसका नियंत्रण जो है वो किसके हाथ में था, भारतीयों के हाथ में था। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें यूरोपीय पूंजी जो है वो शामिल नहीं थी, शामिल इसके अंदर भी थी। इसके बाद सन 1894 ईस्वी के अंदर भारत में एक और बैंक की स्थापना होती है, पंजाब नेशनल बैंक के नाम से, पीएनबी के नाम से, और यह पूरी तरीके से स्वदेशी बैंक था। भारत का पूर्णतः स्वदेशी बैंक था। पहला पूर्णतः भारतीयों के द्वारा ही निर्मित और भारतीयों द्वारा ही संचालित पहला बैंक जो स्थापित हुआ 1894 में, और वो बैंक कौन सा था, पंजाब नेशनल बैंक के नाम से। तो ये जो स्टार्टिंग के तीनों बैंक है हमारे पास, इनकी स्थापना एक तरीके से होती है किसके अंतर्गत, बैंकिंग एक्ट के अंतर्गत, जो कि 1860 ईस्वी के अंदर पारित किया गया था। किसके द्वारा, सरकार के द्वारा, ब्रिटेन सरकार के द्वारा। इससे पूर्व क्या है, भारत के अंदर जो अलग अलग प्रांत थे वहां पर ब्रिटेन सरकार का जो नियंत्रण चलता था उसको हम बोलते थे प्रेसिडेंसी नियंत्रण के रूप में। प्रेसिडेंसी नियंत्रण, प्रांतीय सरकारें बोल सकते हैं अपने वहां की। तो जो प्रेसिडेंसी सरकारें जो थी, उन्होंने भारत के 3 बड़े नगरों के अंदर अपने बैंक स्थापित किए थे। उनको हम प्रेसिडेंशियल बैंक की संज्ञा देते हैं, प्रेसिडेंशियल बैंक की। तो ऐसे 3 बैंक जो है सन 1806 में पहला प्रेसिडेंशियल बैंक स्थापित करती है कंपनी बंगाल में, बंगाल के अंदर। हेड ऑफिस इसका कोलकाता रखा जाता है इनके द्वारा। इसके बाद 1840 ईस्वी के अंदर दूसरा प्रेसिडेंसी बैंक जो है वो सरकार द्वारा स्थापित किया जाता है बॉम्बे के अंदर, बॉम्बे प्रेसिडेंसी का बैंक बोलते हैं इसको। इसके बाद 1843 ईस्वी के अंदर मद्रास जो है उसके अंदर प्रेसिडेंशियल बैंक की स्थापना होती है। तो कहने का मतलब यूरोपीय व्यापारियों के साथ साथ प्रेसिडेंशियल सरकारें जो थी, प्रांतीय जो सरकारें थी, उनके द्वारा भी भारत में बैंक की शुरुआत या स्थापना की जाती है। और तीनों बड़ी प्रेसिडेंसी उस समय की जो अंग्रेजों की या ईस्ट इंडिया कंपनी की थी, उन तीनों के अंदर इन्होंने अपने प्रेसिडेंशियल बैंक जो है वो क्या किए, स्थापित किए। तो कहने का मतलब 19वीं सदी के बीच तक आते आते बैंकिंग सिस्टम एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी का चल रहा है और दूसरी तरफ प्रेसिडेंसी की सरकारें जो है उन्होंने अभी अपने अपने स्तर पर क्या किए, प्रेसिडेंशियल बैंकों की स्थापना की। अब बात जो है वो 1921 में आती है। 1921 का सन, जब इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर और ब्रिटेन सरकार के द्वारा एक सिंगल बैंक बना दिया जाता है, जिसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से। 1921 में तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों का एकीकरण करके एक बैंक बना दिया जाता है और उसका नाम क्या रहेगा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से। 1921 से लेकर भारत की आजादी तक और उसके बाद में भी 1955 तक, 1 जुलाई 1955 तक यह बैंक जो है इंपीरियल बैंक अभी भी निजी प्लस सरकारी दोनों क्षेत्र का बैंक था। यानी कि इसके अंदर 50% हिस्सेदारी जो है वो सरकार की भी थी और 50% हिस्सेदारी निजी लोगों की भी थी। लेकिन 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो था, इसका पूरी तरीके से कहने का मतलब जो बचा हुआ राष्ट्रीयकरण था, पहले से आंशिक राष्ट्रीयकरण तो इसका था ही,
और आंशिक राष्ट्रीयकरण और करके इस बैंक को राष्ट्रीयकृत बैंक घोषित कर दिया जाता है और 1 जुलाई 1955 को इस बैंक का नाम बदलकर कर दिया जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से, जिसको वर्तमान में हम SBI शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ये SBI बैंक जो है ये मूल रूप से 1955 से पहले ब्रिटेन सरकार के प्रेसिडेंसी सरकारों द्वारा स्थापित बैंक जो थे उनका एकीकृत रूप था और इसका नाम क्या था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से। तो 1 जुलाई 1955 को भारत में पहला बैंक जो राष्ट्रीयकृत बैंकों की श्रेणी में आया था, नेशनलाइज्ड बैंकों की श्रेणी में आया है, वो बैंक है हमारे पास कौन सा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से, SBI के नाम से। तो ये SBI वर्तमान में भी भारत का सबसे बड़ा बैंक जो है एक तरीके से माना जाता है। अब आगे क्या होता है, देखिए आप SBI की बात करेंगे हम पहले, उसके बाद में हम दूसरे बैंकों पे आएंगे। SBI की अगर आगे हम बात करें तो 1959 के अंदर क्या होता है, रियासतों के अंदर भी कुछ बैंक जो है वो स्थापित थे जो वहां की निजी रियासतों ने स्थापित कर रखे थे, उनको बोला जाता था रियासती बैंक। और 1959 में इन्हीं रियासती बैंकों को SBI के सहायक बैंक बना दिया गया। सहायक बैंक जो है वो इनको बना दिया जाता है, सब्सिडरी बैंकों की संज्ञा दे दी जाती है। और ये रियासती बैंक थे उस समय के 8 रियासतों के अंदर अपने बड़े बैंकिंग जो व्यवस्था थी वो संचालित थी। इनकी थोड़ी सी अगर हम बात करें तो सबसे पहले पंजाब का पटियाला, इसके बाद में राजस्थान का जयपुर, राजस्थान का बीकानेर, इसके बाद में इंदौर, इसके बाद में सौराष्ट्र, फिर हम बात करें तो आगे सौराष्ट्र के बाद में हैदराबाद, ठीक है, इसके बाद में मैसूर कर्नाटका का, और लास्ट अगर हम बात करें त्रावणकोर केरला का। तो ये 8 भारत में उस समय रियासती बड़े बैंक हुआ करते थे। और इन 8 बैंकों को 1959 के अंदर SBI बैंक की क्या बना दिए गए थे, सहायक बैंक बना दिए गए थे। 1961 के अंदर सर्वप्रथम जयपुर और बीकानेर ये दोनों बैंक जो है वो एकीकृत होते हैं, इनका विलय होता है और SBBJ के नाम से एक नया बैंक जो है सहायक बैंक के रूप में SBI का एक तरीके से बनाया जाता है। तो कुल सहायक बैंकों की संख्या रह गई है अब घटकर कितनी, 7। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। 2008 के अंदर आकर सौराष्ट्र बैंक जो था, सौराष्ट्र बैंक, इसका भी SBI में विलय हो जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, संख्या रह जाती है 6। और 2008 में एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन लागू हुआ। SBI बैंक जो अब तक एक तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधीन आता था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नियंत्रण था इसके ऊपर, यह बैंक जो है 2008 में ही सरकार के द्वारा खरीद लिया जाता है। SBI जो है बैंक सरकार के द्वारा खरीद लिया जाता है, किससे, RBI के द्वारा, RBI से, ठीक है। यह बैंक जो है वो खरीद लिया गया है सरकार के द्वारा, RBI के नियंत्रण से अब इसको क्या कर दिया गया, सरकारी नियंत्रण में ले लिया गया। इसके बाद 2010 के अंदर आते आते इंदौर बैंक जो था इसका भी SBI के अंदर विलय हो जाता है और सहायक बैंकों की संख्या घटकर रह जाती है 5। लेकिन 2017 के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट जो वर्तमान की है, इसने बैंकों के समेकन या विलय की एक नई नीति लागू की और उस नीति के अंतर्गत बचे हुए 5 बैंक जो थे इनका भी विलय SBI बैंक के अंदर कर दिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कर दिया। और सभी सहायक बैंकों को मिलाकर सरकार ने अपना सबसे बड़ा बैंक निर्मित कर लिया, जिसका नाम था SBI के रूप में। तो 2017 के बाद जो सहायक बैंक जो 1959 में घोषित हुए थे, वो सारे बैंक जो है वो मिल गए हैं किसके अंदर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो ये भारत का सबसे बड़ा बैंक का इतिहास जो है, जो प्रेसिडेंसी बैंकों से चला है और लास्ट में 2017 और आज वर्तमान में बड़े बैंक के रूप में क्या रहेगा हमारे पास, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रूप में। ठीक, ये हमने बात कर ली है सन 1800 से लेकर 1900 ईस्वी तक भारत में बैंकिंग विकास किस प्रकार से हुआ है, उसका पहला चरण हमने देख लिया है। यह तो मैंने आगे इस कड़ी में बात कर ली है। बाकी यहीं तक हम बात करें तो 1921 से पहले तक भारत में इस तरीके से प्रेसिडेंसी बैंक थे और इसके साथ साथ बैंकिंग एक्ट जो 1860 का था उसके अंतर्गत भी भारत में कई बैंकों की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। अब 1900 ईस्वी से अगर हम आगे बढ़े तो भारत में बैंकिंग का विकास किस प्रकार हुआ उसके ऊपर भी अब हम नजर डालते हैं। चलिए देखिए आप, सन 1900 ईस्वी के बाद भारत में बैंकिंग विस्तार का बड़ा काल प्रारंभ हुआ और इसकी शुरुआत होती है सन 1906 के अंदर। भारत में जो स्वदेशी आंदोलन चल रहा था बंगाल विभाजन के विरोध में, इस स्वदेशी आंदोलन के कारण
भारत में कई क्षेत्रीय बैंकों की स्थापना हुई या कई स्वदेशी बैंकों की स्थापना हुई। ठीक है, इसके अंदर हम बात करें तो जैसे बैंक ऑफ इंडिया के नाम से, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से, ये दोनों मुंबई के बैंक थे, स्थापित होते हैं मुंबई के अंदर सबसे पहले। इसके अलावा हम पंजाब एंड सिंध बैंक की स्थापना इस काल में हुई, पंजाब एंड सिंध बैंक की। बैंक ऑफ बड़ौदा, बीओबी जिसको हम बोलते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा ग्वालियर का बैंक, ग्वालियर घराने के द्वारा स्थापित किया हुआ बैंक, बीओबी की स्थापना भी इसी के अंतर्गत होती है। तो बहुत सारे बैंक जो है ये स्वदेशी आंदोलन के दौरान भारत के अंदर क्या हुए, विकसित और पनपे। लेकिन ये काल 1913 से लेकर 1917 तक का जो काल था, या मैं कहूं 1920 तक का ही काल, इसको बैंकिंग क्राइसिस का काल बोला जाता है, बैंकों के अंदर संकट का काल बोला जाता है। कारण यह था, हम सब जानते हैं, ये टाइम पीरियड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड था, प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका था और जितने भी देशों की संपत्ति या पूंजी या मुद्रा थी वो सारी युद्ध के अंदर काम आ रही थी। तो बैंकों के पास पैसों की कमी हो गई, बैंकों के पास पैसे नहीं बचे, तो इसकी वजह से बैंक आगे अपना काम नहीं कर पाए, अपना जो स्टाफ था उसको तनख्वाह नहीं दे पाए और लोन के रूप में जो पैसा था वो आगे घुमा नहीं पाए। इसलिए ये टाइम पीरियड जो है वो बैंकिंग क्राइसिस का टाइम पीरियड माना जाता है। इसके बाद क्या होता है, देखिए आप 1920 के अंदर बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, और ब्रुसेल्स के अंदर एक सम्मेलन आयोजित होता है जिसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय वित्त सम्मेलन, इंटरनेशनल फाइनेंशियल एसोसिएशन या समिट जो है वो आयोजित होती है, अंतरराष्ट्रीय वित्त सम्मेलन आयोजित होता है। और इस सम्मेलन में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जितने भी हारे और जीते हुए देश थे उनके सभी राष्ट्र अध्यक्ष जो थे वो शामिल हुए और उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि प्रत्येक देश के अंदर केंद्रीय बैंक की स्थापना की जानी चाहिए और यह केंद्रीय बैंक जो है वो सभी बैंकों का नियंत्रण रखने वाला होना चाहिए, उन सभी बैंकों के लिए दिशा निर्देश जारी करने वाला होना चाहिए। तो 1920 के ब्रुसेल्स सम्मेलन में यह बात निकलकर सामने आई। इसी का अनुसरण करते हुए सन 1925 के अंदर भारत में ब्रिटेन सरकार के द्वारा एक आयोग गठित किया जाता है जिसका नाम था यंग हिल्टन आयोग के नाम से, रॉयल कमेटी के नाम से भी इसका नाम लिया जाता है, रॉयल कमेटी। इस यंग हिल्टन आयोग ने सबसे पहले भारत में केंद्रीय बैंक स्थापित करने की सिफारिश की थी और वो बैंक कालांतर में आरबीआई के रूप में सामने आया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रूप में सामने आया। तो भारत में केंद्रीय बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की प्रथम संस्तुति देने वाला जो आयोग था वो हमारे पास कौन सा था, यंग हिल्टन आयोग था। हालांकि इससे पहले भी भारत में केंद्रीय बैंक को स्थापित करने के कई प्रयास या सुझाव दिए जा चुके थे और उसके अंदर सबसे पहला प्रस्ताव था सन 1772 ईस्वी में, जब 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना होती है। उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स जो थे, जो कि विजेता थे एक तरीके से बंगाल के, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा सबसे पहले भारत में केंद्रीय बैंक निर्मित करने का सुझाव दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, लेकिन वो सुझाव इनका माना नहीं गया। इसके बहुत लंबे टाइम बाद ब्रिटेन सरकार ने खुद चलकर 1914 के अंदर एक और आयोग गठित किया था जिसका नाम था चैम्बरलिन आयोग के नाम से, चैम्बरलिन आयोग। इस आयोग ने भी भारत में केंद्रीय बैंक स्थापित करने की पहली सिफारिश की थी, लेकिन ये दोनों ही सिफारिशें जो थी पूर्व समय की वो नहीं मानी गई थी। यंग हिल्टन आयोग जो था इसने फिर केंद्रीय बैंक की स्थापना की सिफारिश की और इसको ब्रिटेन सरकार ने मानना लगभग स्वीकार किया। लेकिन यहां एक और वैश्विक घटना घटित होती है सन 1929 के अंदर, जब पूरा विश्व जो है वो आर्थिक मंदी के दौर से घिर जाता है, जिसको महान आर्थिक मंदी बोला जाता है, वैश्विक आर्थिक मंदी बोला जाता है। और जितने भी बैंक स्थापित हो चुके थे अब से पहले, लगभग भारत में अगर बात करें तो 1929 तक आते आते 1200 निजी भारतीय और विदेशी बैंकों की स्थापना हो चुकी थी। अब 1200 बैंकों ने जब अपने लोन बांट दिए थे और वैश्विक आर्थिक मंदी आ गई तो उन लोनों की रिकवरी होना बंद हो गया, मुद्रा का लेन देन जो है वो रुक गया, तो बैंक जो है एक तरीके से संकट में आ गए। तब ब्रिटेन सरकार के द्वारा 1930 के अंदर एक केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति का गठन किया जाता है, केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति गठित की जाती है ब्रिटेन सरकार के द्वारा। और इस केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट जब 1934 में प्रस्तुत की तो उस समय दो महत्वपूर्ण बातें इसने अपनी रिपोर्ट या सिफारिश में कही। पहली बात तो यह कही कि एक केंद्रीय बैंक स्थापित किया जाना चाहिए
केंद्रीय बैंक स्थापित करने की सिफारिश इसने भी लागू की और सभी बैंकों पर नियंत्रण रखने के लिए एक अधिनियम या कानून भी बनाया जाना चाहिए, बैंकिंग एक्ट भी बनाया जाना चाहिए, बैंकिंग कानून भी निर्मित किया जाना चाहिए, जिससे सभी बैंकों के ऊपर क्या किया जा सके, नियंत्रण स्थापित किया जा सके। तो इन्हीं सब का अनुसरण करते हुए 1934 ईस्वी के अंदर ब्रिटेन सरकार के द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 पारित किया जाता है और भारत में जो केंद्रीय बैंक स्थापित किया जाना प्रस्तावित हुआ उसका नाम रखा गया आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से। तो 1930 की केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की सिफारिश के अनुसार आरबीआई एक्ट 1934 पारित होता है और इसी एक्ट का दूसरा हिस्सा जो था वो केंद्रीय बैंक की स्थापना था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना था। केंद्रीय बैंक स्थापना का सपना यहां पूरा होता है और 1 अप्रैल 1935 को भारत में केंद्रीय बैंक आरबीआई की स्थापना होती है। जो बैंकों का बैंक था, सभी दूसरे बैंकों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए इसका गठन किया जाता है, लेकिन जो 1934 का बैंकिंग अधिनियम जो था इसको आगे लागू नहीं किया जा सका उस समय की परिस्थितियों के अनुसार, लेकिन केंद्रीय बैंक की स्थापना हो चुकी थी, आरबीआई की स्थापना हो चुकी थी। तो आरबीआई जो है ये, अगर हम प्रारंभिक रूप से बात करें तो मात्र 5 करोड़ की पूंजी से इसका गठन किया गया था और इसका हेड ऑफिस कलकत्ता में बनाया गया था। हेड ऑफिस इसका कलकत्ता में बनाया गया था। आप ध्यान रखना, ये मत सोचना कि आरबीआई शुरुआत से ही मुंबई में था, नहीं, पहले आरबीआई जो है इसका हेड ऑफिस जब ये स्थापित होता है उस समय इसका हेड ऑफिस था कलकत्ता में। 1937 के अंदर इसका हेड ऑफिस कलकत्ता से बदलकर कहां लाया जाता है, मुंबई लाया जाता है, जो वर्तमान में भी यही है। तो प्रारंभ में जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना है उस समय इसकी बागडोर जो है वो सौंपी जाती है ऑसबर्न स्मिथ नाम के गवर्नर को, ऑसबर्न स्मिथ के नाम से। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर के रूप में जिस व्यक्ति ने कार्य किया वो थे ऑसबर्न स्मिथ। जबकि स्वतंत्रता के समय 1943 से लेकर 1949 के टाइम पीरियड में रिजर्व बैंक के जो गवर्नर पद पर कार्यरत व्यक्ति रहे वो पहले भारतीय थे, सीडी देशमुख के नाम से, सीडी देशमुख। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर बनने का श्रेय जो है या ख्याति जो है वो प्राप्त है सीडी देशमुख को। तो आज वर्तमान में जो गवर्नर आप रिजर्व बैंक के रूप में पढ़ते हैं, आप उनका नाम जरूर सर्च कीजिएगा। 25वें गवर्नर के पद पर कार्य कर रहे हैं शक्तिकांत दास के घोष के रूप में, जो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर पद के ऊपर कार्यरत कर रहे हैं। आरबीआई के क्रम के हिसाब से ऑसबर्न स्मिथ के बाद 25वें नंबर के जो गवर्नर है वो वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर पद पर कार्यरत हैं। तो ये भारत में शुरुआत से 1934 से तक आते आते भारत में क्या स्थापित हो जाता है, केंद्रीय बैंक स्थापित हो जाता है। तो एक तरीके से कहा जाए तो 1947 तक आते आते भारत पर बैंकों का नियंत्रण रखने के लिए जो बैंक स्थापित है वो है हमारे पास केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हम देखें भारत में बैंकिंग क्षेत्र का विकास किस प्रकार हुआ। अभी हमने पहले स्टार्टिंग में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन किस प्रकार से बैंकिंग विकास हुआ वो पढ़ा 1800 और 1900 ईस्वी के बीच में। उसके बाद सन 1857 में 1857 की क्रांति होती है और पूरा नियंत्रण ब्रिटेन सरकार के अधीन आता है और उसने फिर आगे 1947 तक भारत की बैंकिंग व्यवस्था को नियंत्रित और संचालित किया। इस 1947 में भारत को जब आजादी मिल जाती है उसके बाद में भारत का बैंकिंग सिस्टम कैसे आगे संचालित होता है इसकी अब हमें बात करनी है। बहुत शॉर्ट में हम आगे इसको चलाएंगे। तो अगर हम देखें 1947 के बाद में भारत में बैंकिंग सिस्टम कैसा था, तो आरबीआई जो था वो अभी तक भी एक तरीके से निजी क्षेत्र के अंतर्गत ही रखा हुआ था, मतलब उसके ऊपर नियंत्रण जो है अभी भी निजी लोगों का ही था। लेकिन 1 जनवरी 1949 को भारत सरकार के द्वारा आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है और इसका पूरा नियंत्रण जो है वो एक तरीके से सरकारी हाथों में आ जाता है। आरबीआई अपनी पॉलिसी बनाएगा तो सरकार जैसा चाहेगी उसके हिसाब से इसको अपनी पॉलिसी बनानी है। राष्ट्रीयकरण जो है वो बैंक का कर दिया जाता है 1 जनवरी 1949 को। इसके साथ साथ 1949 के अंदर ही एक बैंकिंग अधिनियम भी पारित कर दिया जाता है, बैंकिंग एक्ट भी पारित कर दिया जाता है। वर्तमान में भी भारत में जो बैंकों का नियंत्रण है वो इसी 1949 के बैंकिंग एक्ट के अंतर्गत किया जाता है। इस एक्ट के अंतर नए बैंक कैसे स्थापित होंगे, उनके क्या क्या मायने होंगे, ये सारे पैमाने और मापदंड तय करने का जो कानून है हमारे पास वो है
1949 का बैंकिंग एक्ट। तो इसके अंतर्गत भारत में नए बैंकों की स्थापना की जाती है। आगे हमने पढ़ लिया 1 जुलाई 1955 को एसबीआई जो है उसका आंशिक राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है, क्योंकि आधा राष्ट्रीयकरण पहले से था, सरकार के शेयर 50% पहले से इसमें थे, बचे हुए 50% जो शेयर थे वो सरकार ने खरीद लिए, निजी लोगों को इस क्षेत्र से बाहर कर दिया, एसबीआई बैंक के शेयर होल्डर से उनको हटा दिया। यह ऐसा क्यों करना पड़ा सरकार को कि आगे आने वाले समय में 1969 तक आते आते इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा एक साथ 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है और इनको सरकारी नियंत्रण में ले लिया जाता है। देखिए आप 1952 में भारत में पंचवर्षीय योजनाएं जो थी 1951-52 में वो लागू करना प्रारंभ कर दी गई थी, और अब तक जितने भी बैंक थे वो ज्यादातर बड़े निजी बैंक थे, जिनमें एसबीआई की बात करें हम, पीएनबी की बात करें हम, बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें हम, ये बड़े बैंक थे और सारे के सारे प्राइवेट सेक्टर के अंदर संचालित हो रहे थे। अब जो बैंक प्राइवेट सेक्टर में संचालित होगा उसका एकमात्र उद्देश्य लाभ कमाना रहेगा, और लाभ कमाने की स्थिति उसको कहां से मिलेगी? अच्छे अच्छे व्यापारी, अच्छे अच्छे बड़े घराने, अच्छी अच्छी प्रकार की बड़ी संस्थाएं जो थी उनको लोन देने पर होगी। लेकिन पंचवर्षीय योजनाओं की शर्त यह थी कि पहले ग्रामीण और गरीब जनता जो थी उसका विकास किया जाना चाहिए। तो इन बैंकों का ध्यान कहीं भी ग्रामीण और गरीब वर्ग की तरफ नहीं था, इसलिए सरकार ने जबरदस्ती राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया अपनाई और 1969 में इंदिरा गांधी के द्वारा सबसे पहले भारत में बड़े स्तर पर बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 14 बैंक निजी क्षेत्र के जो थे, जिनकी पूंजी 50 करोड़ रुपए से अधिक थी, उन सब बैंकों को एक तरीके से राष्ट्रीयकृत बैंकों का दर्जा दे दिया गया। और इसके बाद 1980 में 1980 के अंदर दोबारा से एक बार 6 बैंक जो थे उनको राष्ट्रीयकरण के अंदर शामिल किया गया। तो कुल मिलाकर 1980 तक आते आते 20 बैंक जो थे उनको निजी क्षेत्र से निकालकर एक तरीके से सार्वजनिक क्षेत्र के राष्ट्रीयकृत बैंकों के अंदर शामिल कर दिया गया। तो यह जो प्रक्रिया थी इसको अपनाने के पीछे कारण था ग्रामीण क्षेत्र में बैंकों की सुविधा का विस्तार करना और गरीब लोगों तक बैंक की पहुंच बनाना, यह हमारे पास मुख्य प्रक्रिया थी। अब 2017 तक यह सारी प्रक्रिया चल रही थी। 20 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ये थे और बाकी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को मिला के कुल मिला के 27 बैंक जो थे वो पब्लिक सेक्टर के अंदर काम कर रहे थे। लेकिन 2017 में जब एसबीआई के सहायक बैंकों को एक साथ मिलाया गया, 500 बैंकों को, इसके बाद धीरे धीरे करके भारत में सरकार ने बैंकों के समेकन या विलय की नीति को आगे बढ़ाया। तो अप्रैल 2020 तक आते आते भारत में जो पब्लिक सेक्टर के बैंक जो थे इनकी संख्या एक दूसरे में विलय के बाद घटकर रह गई है। वर्तमान में कितनी? 12 बैंक जो है वर्तमान में पब्लिक सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, जो राष्ट्रीयकृत बैंकों की श्रेणी के अंदर भी आते हैं। तो संख्या धीरे धीरे करके कम हो रही है। इसके पीछे बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स काम कर रहे हैं कि सरकार के द्वारा बैंकों के समेकन की नीति क्यों अपनाई जा रही है, अपने आप में एक अलग विषय है। लेकिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया के बाद अब सरकार का मेन फोकस जो है वो बैंकों की समेकन की नीति के ऊपर। ठीक, तो ये रहेगा हमारे पास भारत में बैंकिंग सिस्टम का वर्तमान तक विकास किस प्रकार हुआ है, उस बैंकिंग प्रणाली का इतिहास क्या रहा है, इसकी हमने डिटेल में बात की है। अब हम ये देख लेते हैं कि बैंक एक्चुअल में क्या है, बैंक की स्थापना किस प्रकार से होती है और बैंक जो है वो कितने प्रकार के हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं एक बार के लिए अपने। तो बैंक क्या चीज है पहले हम इसकी बात कर लें, और बैंक किस रूप में स्थापित होता है इसकी भी बात कर लेते हैं। देखिए आप, बैंक के अगर मैं मुख्य रूप से कहूं तो 2 चीजें हैं हमारे पास। पहली बात तो यह है कि यहां मुद्रा का लेन देन होता है, एक्सचेंज होता है। मतलब डिपॉजिटर्स जो हैं, जमाकर्ता जो हैं, वो अपनी पूंजी जमा करवाते हैं और यही पूंजी जो है बैंक एक निश्चित कमीशन या ब्याज के ऊपर आगे ऋण या लोन के रूप में घुमाता है और इससे अर्थव्यवस्था को क्या मिलती है? गति मिलती है। दूसरी बात हमारे पास यह है कि बैंक जो है वो वित्तीय सेवाएं उपलब्ध करवाने का काम करता है और उन वित्तीय सेवाओं में सबसे महत्वपूर्ण चीज है चेक जारी करने की पावर। तो बैंक जो है वो वित्तीय संस्था है जो मुद्रा के अल्पकालिक लेन देन, ऋण या उधारी के रूप में पैसा उपलब्ध करवाना और चेक जारी करना, यह बैंक के महत्वपूर्ण क्या होते हैं? कार्य होते हैं। अब यह बैंक स्थापित कैसे होता है इसकी अगर हम बात करें तो एक बैंक के लिए जितनी निर्धारित पूंजी होती है, मान लो 500 करोड़ रुपए एक बैंक की स्थापना के लिए न्यूनतम चाहिए अपने को,
तो ये 500 करोड़ रुपए जो है ये विभिन्न प्रकार के लोगों के द्वारा एक दूसरे के साथ सहयोग करके इकट्ठे किए जाएंगे और उन सब को हम बोलते हैं शेयर होल्डर्स। कोई भी बैंक जो होता है उसके अंदर सबसे पहले पूंजी इकट्ठा करके जो व्यवस्था या जो इंफ्रास्ट्रक्चर या जो आधारभूत ढांचा बनाया जाता है उन सब को हम क्या बोल रहे हैं, शेयर होल्डर्स बोल रहे हैं, जिनकी अलग अलग हिस्सेदारी जो है वो बैंक की स्थापना के समय होती है। इन शेयर होल्डर्स के द्वारा आगे बैंक की पॉलिसी बनाने के लिए, बैंक की नीतियां बनाने के लिए, नीतियां निर्मित करने के लिए एक बोर्ड गठित किया जाता है जिसका नाम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, निदेशक मंडल हम इसको बोलते हैं। तो शेयर होल्डर्स की सहमति के आधार पर निश्चित संख्या में कुछ लोगों को शामिल करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो गठित किया जाता है। यह बैंक से संबंधित नीतियों को अपनाता है, बनाता है, उनको लागू करवाता है और इसके साथ साथ बीओडी जो है ये बैंक का सीईओ जो है, जो कि नेशनल लेवल पर गठित होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिसको हम बोल सकते हैं। तो ये जो एग्जीक्यूटिव मुख्य निष्पादन अधिकारी जो है बैंक का, और उसके अंडर में जितना भी स्टाफ काम करता है बैंक का, ये सारे जो है वो एक श्रृंखला का हिस्सा है। तो शेयर होल्डर्स जो है ये बीओडी गठित करेंगे और बीओडी जो है वो आगे क्या करेगा, सीईओ और उसके स्टाफ जो है बैंक का उसकी क्या करेगा, नियुक्ति करेगा। अब बैंक जो है, बैंक के पास जो भी पैसा आया है वो लोन के रूप में घुमाएगा। लोन से बैंक को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ये प्रॉफिट कमाने का काम जो है सीईओ और बैंक स्टाफ का है। यहां से प्रॉफिट कमाकर ये बीओडी को आएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो प्रॉफिट जो है उसको कलेक्ट करेगा एक तरीके से, और फिर आगे अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उन शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में या लाभांश के रूप में आगे उस प्रॉफिट को वितरित करेगा। तो किस शेयर होल्डर को कितना प्रतिशत लाभांश मिलना है, यह सारी प्रक्रिया निर्धारित करने वाली जो हमारे पास कड़ी है बैंक की, वो है बैंक ऑफ डायरेक्टर्स के रूप में। अब इस शेयर होल्डर्स में अगर मैं बात करूं 50% की अगर साझेदारी या 50% से अधिक की साझेदारी जब सरकार की हो जाती है तो उस बैंक को हम बोलने लग जाते हैं सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक। ठीक है। और अगर 50% से ज्यादा हिस्सेदारी अगर निजी क्षेत्र की है तो हम उसको बोलने लग जाते हैं निजी क्षेत्र के बैंक। तो इस प्रकार से एक बैंक जो है उसका गठन किया जाता है। तो इस आधार पर हम देखें तो बैंक जो है ये मुख्य रूप से हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। चलिए इसको मिटा के अपने बात कर लेते हैं। बैंक जो है ये मुख्य रूप से हमारे पास दो प्रकार के हैं। एक प्रकार के बैंक जो है उनको हम बोलते हैं अनुसूचित बैंक, अनुसूचित बैंक बोलते हैं, शेड्यूल्ड बैंक बोलते हैं हम इसको, और दूसरे जो होते हैं उनको हम बोलते हैं गैर अनुसूचित प्रकार के बैंक। अनुसूचित बैंकों की श्रेणी में वो बैंक आते हैं जो ब्रिटेन सरकार के द्वारा 1934 में जो आरबीआई एक्ट पारित किया गया था, उस आरबीआई एक्ट की सेकंड शेड्यूल जो है, द्वितीय अनुसूची जो है, उसके अंदर जिन बैंकों का नाम लिख दिया गया था या रजिस्टर्ड कर दिया गया था वो सारे बैंक जो है वो किस श्रेणी में आते हैं, अनुसूचित श्रेणी में आते हैं। या अनुसूची 2 के मापदंडों को पूरा करने वाले जो बैंक हैं वो सारे बैंक कैसे कहलाते हैं, अनुसूचित। और इसके अंदर जिन बैंकों का रजिस्ट्रेशन नहीं है, पंजीकरण नहीं है, वो सारे बैंक हमारे पास क्या कहलाते हैं, गैर अनुसूचित प्रकार के बैंक कहलाते हैं। तो अनुसूचित बैंक जो है इनकी शीर्ष संस्था एक तरीके से मैं कहूं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इनके ऊपर सारा नियंत्रण जो है वो किसका काम करता है, आरबीआई का काम करता है। और जितने भी आरबीआई के नियम कायदे हैं वो सारे इन बैंकों को मानना अनिवार्य होता है, अनिवार्य होता है। तो इन बैंकों को दूसरी भाषा में अपने वाणिज्यिक बैंक भी बोलते हैं, कमर्शियल बैंक्स भी बोला जाता है इनको, वाणिज्यिक बैंक। जबकि गैर अनुसूचित प्रकार के जो बैंक है ये आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करने में बाध्य नहीं है। तो इस प्रकार के जो बैंक हैं उनको हम ज्यादातर सहकारी बैंकों की संज्ञा देते हैं, सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। तो एक तो हमारे पास कमर्शियल बैंक और दूसरे प्रकार के बैंक है हमारे पास सहकारी बैंक। जो अनुसूचित बैंक है वो लगभग सारे वाणिज्यिक बैंक हैं, जबकि जो गैर अनुसूचित बैंक है उनका एक टाइप, मुख्य टाइप जो है वो हमारे पास किस रूप में, सहकारी बैंकों के रूप में है। तो पहली बात तो दोनों में ये स्पष्ट हो जाती है कि जब भी वाणिज्यिक बैंक की स्थापना होगी यह स्थापना संसद के द्वारा अधिनियम बनाकर की जाएगी, जबकि सहकारी बैंक जो है इनकी स्थापना राज्य सरकारों के द्वारा अधिनियम पारित करके की जाएगी।
राज्य एक्ट से बनाए और संचालित किए जाएंगे। अब इनकी शीर्ष संस्था जो है वो आरबीआई है, इनके ऊपर पूरा नियंत्रण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। यहां पर अभी तक जो संस्था इनको नियंत्रित कर रही थी वो थी नाबार्ड के रूप में। लेकिन 2005 के बाद में सहकारी क्षेत्र के बैंक जो है इनको भी अब आरबीआई के विनियमन में ले लिया गया है, रेगुलेशन में ले लिया गया है। तो वर्तमान में हम कहें तो सहकारी बैंकों के ऊपर भी नियंत्रण नाबार्ड के साथ साथ किसका स्थापित है? आरबीआई का। आरबीआई के दिशा निर्देशों का पालन सहकारी बैंक भी करते हैं। तीसरी बात अगर हम देखें तो इनका मूल उद्देश्य हमें पता है लाभ कमाना है, लाभ के लिए गठित किए जाते हैं। यहां यह बात नहीं है, यहां नो प्रॉफिट नो लॉस के सिद्धांत पर यह बैंक काम करते हैं। ना घाटा हो और ना ही बहुत ज्यादा लाभ हो, ऐसी व्यवस्था हमें चलानी है। तो इस व्यवस्था के लिए कमर्शियल बैंकों का जो ढांचा है वो ज्यादातर एक स्तरीय ढांचा है, सिंगल लेयर्ड है ये, जबकि यहां पर त्रिस्तरीय ढांचा व्यवस्था पाई जाती है। राज्य स्तर पर शीर्ष बैंक होता है, इसके बाद में जिला स्तर पर कई बैंक होते हैं और इसके बाद में निचले स्तरों के ऊपर भी सहकारी बैंक होते हैं। आगे हम इसकी डिटेल में बात करेंगे जब सहकारिता की बात करेंगे उस समय। तो भारत में जो अनुसूचित और गैर अनुसूचित बैंक जो है उनकी श्रेणी हमारे पास मुख्य रूप से दो प्रकार की रहेगी, वाणिज्यिक बैंक और दूसरे हमारे पास कौन से रहेंगे? सहकारी क्षेत्र के बैंक। अब जो वाणिज्यिक क्षेत्र के बैंक हैं इनमें अगर हम बात करें आगे तो मुख्य रूप से वाणिज्यिक क्षेत्र के बैंक हमारे पास चार टाइप के हैं, जिसमें सबसे पहले जो बैंक है उनको हम बोलते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक्स बोलते हैं हम इसको। दूसरे प्रकार के जो बैंक है उनको हम बोलते हैं निजी क्षेत्र के बैंक। तीसरे प्रकार के जो बैंक है वो है हमारे पास विदेशी बैंक, जो विदेशियों के द्वारा स्थापित किए हुए हैं, पूंजी उनके अंदर उनकी लगी हुई है, शेयर होल्डर्स वो हैं सारे के सारे। और चौथे प्रकार के जो बैंक है उनको हम बोलते हैं आरआरबी के नाम से, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बोलते हैं इनको, रीजनल रूरल बैंक्स के नाम से इनको जाना जाता है। तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जो हैं ये भी आगे हमारे पास दो प्रकार के हैं, एक तो वो हैं जो राष्ट्रीयकृत हैं और दूसरे वो हैं जो गैर राष्ट्रीयकृत हैं। राष्ट्रीयकृत और गैर राष्ट्रीयकृत दोनों में फर्क सिर्फ इतना सा है कि राष्ट्रीयकृत बैंक वो हैं जो पहले निजी क्षेत्र के अंदर कार्य किया करते थे, जिनके अंदर ज्यादा पूंजी जो है या ज्यादा शेयर जो है वो किसके? निजी क्षेत्र के व्यक्तियों के हुआ करते थे। लेकिन सरकार ने बाद में उनका क्या कर दिया? राष्ट्रीयकरण कर दिया, अपनी निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी जो थी उसको समाप्त कर दिया एक तरीके से, और वो क्षेत्र बाद में निजी बैंक जो है वो किसके क्षेत्र में आ गए? सरकारी क्षेत्र में आ गए। कुछ बैंक तो इस प्रकार के थे, ठीक है, जिनको हमने देख लिया है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। ये सारे वो बैंक थे जो पहले निजी क्षेत्र के अंदर चला करते थे और सरकार ने निजी क्षेत्र को बाहर करके पूरी जो उनके जो शेयर होल्डिंग जो थी वो पूरी अपने हाथों में ले ली, खरीद लिया उनको। ऐसे बैंक हमारे पास क्या कहलाए? राष्ट्रीयकृत बैंक कहलाए। गैर राष्ट्रीयकृत बैंक वो थे जो पहले से कुछ हद तक सरकारी शेयर होल्डिंग के अंदर चल रहे थे, जैसे एसबीआई था, मैंने बताया इसका आंशिक राष्ट्रीयकरण किया गया था। पहले से ये बैंक जो है थोड़ी इसके अंदर सरकारी पूंजी थी, 49% 50%, लेकिन बाद में सरकार ने वो बची हुई निजी पूंजी जो थी वो भी एक तरीके से खरीद ली और पूरी तरीके से बैंक जो है उसको क्या कर लिया? राष्ट्रीयकृत बैंक के अंदर शामिल कर लिया। तो गैर राष्ट्रीय प्रकृति के बैंक ये थे। तो इसमें मुख्य रूप से दो ही बैंक थे, एक तो एसबीआई जिसकी हमने चर्चा की और दूसरा था इडबी बैंक के नाम से, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से। ये दो बैंक जो थे ये एक तरीके से सरकारी शेयर इनके अंदर चला करते थे, शेयर होल्डिंग जो थी वो सरकार की भी इनके अंदर थी। लेकिन आजादी के बाद इन बैंकों को एक तरीके से निजी क्षेत्र को इनसे बाहर कर दिया और पूरा नियंत्रण किसका आ गया? एक तरीके से सरकारी क्षेत्र का आ गया। तो ये भी है तो राष्ट्रीयकृत श्रेणी के बैंक ही, लेकिन शुरुआत में इनको हम क्या बोलेंगे? गैर राष्ट्रीयकृत बैंक बोलेंगे, जो बाद में क्या हुए हैं? राष्ट्रीयकृत हुए हैं। तो इस प्रकार से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हमारे पास दो प्रकार के हुए। इसके बाद निजी क्षेत्र के बैंक जो है इनकी थ्योरी भी अपनी अलग है, हालांकि इनकी स्थापना को लेकर अलग अलग पैमाने और मापदंड है, उनकी हम बात करेंगे। इसके अंदर भी दो प्रकार के बैंक हैं, एक को हम बोलते हैं ओल्ड जनरेशन बैंक्स, पुरानी पीढ़ी वाले, और कुछ है न्यू जनरेशन बैंक्स, न्यू जनरेशन बैंक। अब ओल्ड जनरेशन वाले बैंक वो हैं जैसे 1993 से पहले कंपनी एक्ट के अंतर्गत लाइसेंस लेके और किसी भी तरीके से बैंक स्थापित किया जा सकता था। तो 1993 से पहले बैंक जो स्थापित हुए थे उन सबको बोला जाता है ओल्ड जनरेशन बैंक। और 1993 के बाद जितने भी बैंक स्थापित हुए, चाहे आईसीआईसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, यस बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, बंधन बैंक है, जितने भी बैंक हैं
ये सारे के सारे न्यू जनरेशन बैंक हैं 1993 के बाद में जो गठित हुए हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें विदेशी बैंकों की, तो विदेशी शेयर होल्डिंग जिन बैंकों के अंदर पाई जाती है वो सारे विदेशी बैंक है हमारे पास। HSBC है हमारे पास, ठीक है, ये बैंक जो है ये क्या है, विदेशी शेयर होल्डिंग का बैंक है, विदेशी बैंकों। इसके बाद में RRB हमारे पास एक अलग प्रकार के बैंक है जिनके अब अलग, ये वो बैंक थे जो स्पेशली रूरल एरिया के लिए स्थापित किए गए थे, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्थापित किए गए थे। तो यहां पर अगर हम वही चीज देखें तो कमर्शियल बैंक जो है इनकी एक विशेषता यह है कि इनका क्षेत्र निश्चित नहीं होता, कितने भी लंबे चौड़े एरिया के लिए काम कर सकते हैं। यहां ऑलरेडी सिस्टम जो है वो सीमित होता है, लेकिन इन्हीं कमर्शियल बैंकों के अंदर RRB बैंक एक ऐसा बैंक है जिसका क्षेत्र सीमित है और वो केवल उस क्षेत्र विशेष के ग्रामीण क्षेत्र के लिए कार्य करता है। तो ये हमारे पास मुख्य रूप से बैंक और उसके प्रकार रहेंगे। मैं आशा करता हूं आपके बिल्कुल समझ में आई होगी बात। ये बैंक मुख्य रूप से हमारे पास दो प्रकार के हैं। जो RBI एक्ट 1934 में रजिस्टर्ड हैं वो सारे बैंक हमारे पास कैसे हैं, अनुसूचित, रजिस्टर्ड नहीं है वो सारे गैर अनुसूचित हैं। फिर हमने वाणिज्यिक बैंक और सहकारी बैंकों का इसी आधार पर क्लासिफिकेशन किया है और फिर वाणिज्यिक बैंकों की हमने 4 अलग अलग प्रकार की क्या बनाई है, श्रेणियां बनाई है। तो आज का ये वीडियो मेरा यही स्टॉप होता है। आशा करूंगा बैंकिंग सिस्टम का विकास किस प्रकार हुआ, इतिहास क्या रहा और बैंक कितने प्रकार के होते हैं आपके अच्छी तरीके से समझ में आई होगी बातें। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा है तो इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर। और अभी भी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो के अगले अपडेट तुरंत आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट नए चैप्टर के साथ, नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड लक, बेस्ट ऑफ लक।